पौना घंटा हुआ। मिसेस प्रेमा 2 बार मेजर बलवंत को फ़ोन कर चुकी थी। ये भी संयोग ही था कि होटल रंगशाला में मेजर के कमरे से किसी ने रिसीवर नहीं उठाया था। पौना घंटा हुआ जब मिसेस प्रेमा अपनी नौकरानी को समझा रही थी कि उसे रात को खाने के लिए क्या कुछ बनाना चाहिए। उसी समय उसने बाहर बरामदे के पास एक मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ सुनी। वो तेज़ी से बरामदे में पहुंची। उसने देखा कि एक एम्बुलेंस थी। उसमें से एक नर्स और एक डॉक्टर बाहर आ रहे थे। मिसेस प्रेमा उस डॉक्टर को नहीं जानती थी क्योंकि वो उसका फैमिली डॉक्टर नहीं था। मिसेस प्रेमा ने पूछा, डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे? आप मिसेस प्रेमा हैं? डॉक्टर ने पूछा। जी हाँ। मिसेस प्रेमा, आधा एक घंटा पहले डॉक्टर रोशनलाल मदान ने आपको फ़ोन किया था और पूछा था कि वो बुल्गारियाई नौजवान होश में आया है या नहीं। आपने डॉक्टर मदान को बताया था कि वो नौजवान अभी होश में नहीं आया। हाँ, मुझे डॉक्टर मदान का फ़ोन आया था। वो नौजवान अभी तक बेहोश है, मिसेस प्रेमा ने उत्तर दिया। डॉक्टर मदान उसका फैमिली डॉक्टर था। आपको फ़ोन करने के बाद डॉक्टर मदान ने मुझे फ़ोन पर कहा कि उस बुल्गारियाई नौजवान को मैं अस्पताल ले आऊं। आइए, मिसेस प्रेमा ने कहा। आगे आगे मिसेस प्रेमा और पीछे पीछे नर्स के साथ डॉक्टर चल पड़े। डॉक्टर ने बुल्गारियाई नौजवान को देखा और उसकी कलाई हाथ में लेकर कहा, इसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है। हमें इसे अभी एक ज़रूरी इंजेक्शन लगाना होगा। यह कहकर डॉक्टर ने अपने बैग में से सिरिंज निकाली और नर्स को एक पीली सी टिकिया थमाते हुए कहा, नर्स, इस टिकिया को 1 औंस पानी में घोल दो और वो घोल इस सिरिंज में भर दो। डॉक्टर ने इतना कहकर बेहोश युवक के सीने पर हाथ रखा और बोला, दिल की धड़कन भी बहुत धीमी पड़ गई है। ऐसा जान पड़ता है जैसे इस नौजवान का दिल डूबा जा रहा हो। नर्स, जल्दी करो। मिसेस प्रेमा भी घबरा गई। वो नर्स को जल्दी से किचन में ले गई। नर्स ने बिजली की सी चाल से टिकिया घोली, सिरिंज में भरी और बेडरूम में चली आई। डॉक्टर ने बुल्गारियाई युवक को इंजेक्शन लगा दिया। फिर वो युवक की कलाई पकड़े 2 मिनट तक उसकी नब्ज देखता रहा। अचानक वो बोल उठा, ओह, इंजेक्शन का असर शुरू होने से पहले ही इस नौजवान ने दम तोड़ दिया। नब्ज डूब चुकी है। ओह! मिसेस प्रेमा के होठों से शोक स्वर फूट पड़ा। डॉक्टर का हाथ अब युवक के सीने पर था। उसने 1 मिनट बाद सिर उठाकर कहा, दिल की धड़कन भी बंद हो चुकी है। वैसे मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि इसके प्राण पखेरु उड़ ही चुके हैं। हमें इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं आपका और नर्स का नाम जान सकती हूँ? मिसेस प्रेमा ने पूछा। मैं डॉक्टर गुलशन पराशर हूँ और ये हैं सिस्टर मिस ग्रेस। परिचय देने के बाद डॉक्टर ने मिस ग्रेस से कहा, नर्स, इस नौजवान को उठाने में मेरी मदद करो। डॉक्टर पराशर और मिस ग्रेस ने नौजवान को उठा लिया और बंगले से बाहर ले आए। उसे एक एम्बुलेंस में डाल दिया गया। डॉक्टर ने हाथ उठाकर मिसेस प्रेमा को गुड बाय कहा, जो बरामदे में खड़ी रह गई थी। एम्बुलेंस बंगले से बाहर चली गई। मिसेस प्रेमा वहीं खड़ी रह गई। वो सोच रही थी, डॉक्टर मदान ने तो कहा था कि बुल्गारियाई नौजवान खतरे से बाहर है और जल्द ही होश में आ जाएगा। ये तो चल ही बसा। सोच में डूबी हुई मिसेस प्रेमा ड्राइंग रूम में चली आई। उसने डॉक्टर मदान को फ़ोन किया। दूसरी ओर से डॉक्टर मदान की आवाज़ आई, हेलो, मैं डॉक्टर मदान बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं मिसेस प्रेमा बोल रही हूँ। वो बुल्गारियाई नौजवान तो दम तोड़ गया। दम तोड़ गया? क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर मदान की चकित सी आवाज़ आई। मैं सच कह रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? उसे मौत का तो कोई खतरा था ही नहीं। डॉक्टर ने हैरत से कहा। उसकी मौत की घोषणा डॉक्टर पराशर ने की है, जो नर्स मिस ग्रेस के साथ यहाँ आए थे। डॉक्टर गुलशन पराशर, मशहूर सर्जन? क्या आपने उनको भी बुलवा भेजा था? नहीं नहीं, उन्हें तो आपने मेरे यहाँ भेजा था। अब मिसेस प्रेमा को आश्चर्य हो रहा था। बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें नहीं भेजा। जरूर कोई गड़बड़ है। जो गुलशन पराशर आपके पास आए थे,
क्या आप उनका हुलिया बता सकती हैं? डॉक्टर गुलशन पराशर का रंग सांवला था, मोटे मोटे नैन नक्श, उंगलियां भी मोटी थी, गर्दन पहलवान जैसी थी, कद भी लंबा था, आंखों पर काला चश्मा था और सिर के बाल मेहंदी से रंगे हुए थे। मिसेस प्रेमा, वो डॉक्टर गुलशन पराशर नहीं थे। आपने शायद उन्हें कभी देखा नहीं। डॉक्टर पराशर का कद मझोला है और रंग गोरा है। नैन नक्श पतले पतले हैं। उंगलियां भी उनकी लंबी हैं, जैसे आमतौर पर किसी सर्जन की हुआ करती हैं। अरे, क्या वो डॉक्टर पराशर नहीं था? मिसेस प्रेमा ने पूछा। नहीं। अच्छा, ये बताइए, उसने आपके पास आकर क्या कहा था? उसने नर्स को एक पीली टिकिया देकर कहा कि पानी में घोलने के बाद सिरिंज में भर दें। उसका इंजेक्शन जब बेहोश नौजवान को लगाया तो डॉक्टर ने जरा रुककर घोषणा कर दी कि युवक मर चुका है। नर्स की मदद से उसने नौजवान को उठाया और एम्बुलेंस पर रखकर चलते बने। मामला गंभीर है मिसेस प्रेमा। वो अस्पताल ले जाने की बात कह रहा था। जी हाँ। मैं अभी जनरल अस्पताल से इस बात की पुष्टि करके आपको फ़ोन करूंगा। आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार कीजिए। मैं 10 मिनट तक आपको फ़ोन करूंगा। यह कहकर डॉक्टर मदान ने फ़ोन संपर्क भंग कर दिया। मिसेस प्रेमा ड्राइंग रूम में बैठी रह गई। 10 मिनट बाद डॉक्टर मदान का फ़ोन आया। मिसेस प्रेमा, डॉक्टर पराशर तो नर्स मिस ग्रेस के साथ पिछले 3 घंटों से ऑपरेशन रूम में हैं। वो बड़े कठिन कठिन ऑपरेशन में व्यस्त हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो आपके पास डॉक्टर पराशर बनकर आया था वो कोई धोखेबाज था। उसने और उसकी नस्ली उसने और उसकी नकली नर्स ने मिलकर बुल्गारियाई युवक को जहर देकर मार डाला और एम्बुलेंस में ले गए। वो एम्बुलेंस जनरल अस्पताल से चुराई गई थी। अस्पताल के कर्मचारी उनके धोखे में आ गए। उन्हें एक नर्स द्वारा एम्बुलेंस ड्राइव करके ले जाते हुए कोई शक नहीं हुआ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मिसेस प्रेमा ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। डॉक्टर मदान से फोन पर हुई बातचीत और बुल्गारियाई युवक की हत्या के षड्यंत्र को जान लेने के बाद वो बहुत परेशान हो उठी। उसने 2 बार मेजर बलवंत से फोन संपर्क जोड़ना चाहा मगर न जोड़ सकी। मिसेस प्रेमा की परेशानी दूर नहीं हुई थी कि उसने बरामदे में फिर से मोटर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनी। वो दौड़ती हुई बरामदे में आ गई। बरामदे में एक टैक्सी आकर रुकी थी और उसमें से मेजर बलवंत एक अप्सरा सी सुंदरी के साथ निकल रहा था। मिसेस प्रेमा की बाँछें खिल गई। मेजर बलवंत ने टैक्सी का किराया चुकाया और मुड़ा तो मिसेस प्रेमा ने कहा, ओह मेजर साहब, मैं तो आपको 2 बार फ़ोन कर चुकी। अच्छा हुआ आप स्वयं यहाँ चले आए। क्या हुआ मिसेस प्रेमा? आप मुझे किस सिलसिले में फ़ोन करती रही? मेजर ने बरामदे की सीढ़ी चढ़ते हुए पूछा। मेरे बंगले में एक दुखदाई घटना घट गई और मैं देखती रह गई। मुझे भारी धोखा दिया गया। उस बुल्गारियाई नौजवान को मेरी आंखों के सामने मार डाला गया और मेरे देखते देखते हत्यारे उसकी लाश एम्बुलेंस में लाद कर चले गए। आप अंदर आइए। इतना कहकर मिसेस प्रेमा ने सोनिया को ईर्ष्यालु दृष्टि से देखा। ये मेरी असिस्टेंट सोनिया है। सोनिया, ये मिसेस प्रेमा है जिनका चर्चा मैं तुम्हारे सामने पहले ही कर चुका हूँ। मेजर ने परिचय कराया तो सोनिया ने मिसेस प्रेमा को हाथ जोड़कर नमस्ते की। तीनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। बुल्गारियाई नौजवान के हत्या करने वाले कौन थे? मेजर ने पूछा। कोई धोखेबाज डॉक्टर एम्बुलेंस में एक नर्स के साथ आया, मिसेस प्रेमा ने कहा और सारी घटना सुना दी। मेजर ने आश्चर्यजनक कहानी सुनने के बाद कहा, क्या डॉक्टर मदान ने पुष्टि कर दी है कि वो डॉक्टर पराशर नहीं थे और नर्स भी मिस ग्रेस नहीं थी? जी हाँ। क्या आप उस डॉक्टर का रंग रूप बता सकते हैं जो डॉक्टर गुलशन पराशर बनकर आपके यहाँ आया? मेजर ने पूछा। उत्तर में मिसेस प्रेमा ने बताया, उसका रंग सांवला था, नैन नक्श मोटे थे, ठोड़ी दोहरी थी, आंखों पर काला चश्मा था, बाल मेहंदी से रंगे हुए थे। मेजर के मुंह से निकला, ये तो जालसाज रघुवर दयाल की नकल है। कौन रघुवर दयाल? मिसेस प्रेमा ने उत्सुकता से पूछा। आप उसे नहीं जानती मिसेस प्रेमा। ये बताइए कि अल्सेशियन कुत्ते के अलावा भी आपने कोई कुत्ता पाल रखा है? कोई दूसरा कुत्ता?
अगर कोई और कुत्ता मेरे पास होता तो वो मेरे इसी बंगले में होता। मेरे पास वही अल्सेशियन कुत्ता है जो आप पहले इसी ड्राइंग रूम में देख चुके हैं, मिसेस प्रेमा ने कहा। आपके इस बंगले में कोई दूसरा कुत्ता भले ही ना हो, मगर किसी दूसरी जगह तो हो सकता है। मेरा मतलब बुलडॉग से है। मुझे बुलडॉग की शक्ल से ही घृणा है, मेजर साहब। मैं तो किसी भी हालत में बुलडॉग नहीं पाल सकती। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या कोई ऐसी भारी भरकम महिला भी आपकी परिचिता है जो सुंदर भी हो? मैं ऐसी औरत के बारे में पूछ रहा हूँ जो प्राचीन जेवर पहनती हो, मेजर ने पूछा। न जाने आप किस औरत की बात कर रहे हैं। मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानती, मिसेस प्रेमा ने कहा। तो क्या आप कलकत्ता की किसी फर्म से डॉग बिस्किट भी नहीं मंगाती? मेजर ने पूछा। नहीं। आप मुझसे ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? मिसेस प्रेमा ने चकित स्वर में पूछा। मिसेस प्रेमा, कलकत्ता की एक फर्म नियमानुसार डॉग बिस्किट का पार्सल बड़ी मुद्दत से आपके नाम भेजती रही है। डाक खाने से वो पार्सल आपकी ओर से एक ऐसी भारी भरकम औरत छुड़वा कर ले जाती रही है जिसके पास बुलडॉग है। लेकिन मैंने तो कभी डॉग बिस्किट नहीं मंगवाई, मिसेस प्रेमा ने कहा। ऐसी कौन औरत है जो मेरे नाम से कलकत्ता में से डॉग बिस्किट मंगवा रही है? मेरे लिए ये कैसा परेशानियों का चक्र चलने लगा है। मेरी सहेली राधा की हत्या कर दी गई। वो बुल्गेरियाई नौजवान ना जाने कहाँ से सीधा मेरे घर चला आया। मेरे ही सामने उसे हमेशा की नींद सुला दिया गया। अब आप नई बात बता रहे हैं कि कोई भारी भरकम औरत मेरे नाम से डॉग बिस्किट मंगवा रही है। मेजर साहब, मुझे इस जंजाल से निकालिए। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मगर मेरा जीवन इन घटनाओं से सुख चैन खो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपको आशा से अधिक संतुष्ट कर दूंगी। मिसेस प्रेमा, मैं केवल अपनी मेहनत का पारिश्रमिक लेता हूँ। आपकी सहायता मैं जरूर करूंगा। मेजर ने इतना कहकर पूछा, आपके बंगले में कोई चौकीदार तो होगा? जी हाँ। क्या आपका मतलब है कि मुझे कोई खतरा है? मिसेस प्रेमा ने सहमी आवाज में पूछा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी आपको चौकन्ना रहना होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, मेजर ने कहा। सोनिया और मेजर बलवंत बंगले से निकलकर सड़क पर आ गए। कुछ देर वो टैक्सी का इंतजार करते रहे। इस बीच मेजर के दिमाग में उथल पुथल मच रही थी, क्योंकि उसकी सतर्कता के बावजूद घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही थी। जैसे ही एक खाली टैक्सी आई, उसे रुकवाकर वो होटल रंगशाला की ओर रवाना हो गए। अगला दृश्य। रात का समय था। मेजर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहा था। वो खाना खा चुके थे और अब कॉफी पी रहे थे। सुधीर, डोरा, सुनील और मालती अपनी ड्यूटी पूरी करके लौट चुके थे। सुधीर और डोरा ने दौलत राम को रांची से कुछ समय के वास्ते चले जाने को तैयार कर लिया था। वो पहले ही होटल के अपने कक्ष में बंदी होकर रह रहा था। उसने इस अनोखी कैद से कुछ समय के लिए निकल जाने पर न कोई हैरानी प्रकट की, न प्रसन्नता। सुधीर और डोरा बाजार जाकर स्थानीय लिबास भी खरीद लाए थे। सुनील और मालती फौजी ठेकेदार बजाज के बंगले की निगरानी के बाद चले आए थे। बजाज ने अपने कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखा था। जासूस साथियों की बातचीत का विषय घूम फिरकर सेठ कांतिलाल दया भाई के सूर्य पुल पर आ टिकता। पुल के नीचे खोदे गए गड्ढे में मखमली संदूक में रखी मीना की लाश और संदूक के नीचे राधा की लाश पाए जाने के कारणों पर सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। मालती ने कहा, मैं अब भी नहीं समझ पाई कि मीना और राधा की लाशें सेठ कांतिलाल दया भाई के मकान में क्यों पहुंचाई गई। डोरा बोली, मेजर साहब, आपका विचार है कि हत्यारों के हाथ जब कोई और चीज न लगी तो उन्होंने अपने यहाँ मौजूद मखमली बक्से को लाशें ले जाने के वास्ते इस्तेमाल किया। आपने ये भी कहा कि मीना और राधा की हत्या किसी रईस के घर में की गई है। हाँ, मेरी अब भी यही धारणा है, मेजर ने कहा। डोरा बोली, मगर मेरा विचार और ही है। मीना की लाश रखने के लिए मखमली संदूक का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया था। डोरा की बात पर सबने अपनी अपनी सहमति देनी शुरू की।
मखमल से मढ़ा हुआ संदूक इंस्पेक्टर बख्तावर सिंह ने अपने अधिकार में ले लिया था। उसे वो सेठ कांतिलाल दया भाई के मकान से ले जा चुका था, मगर वैसा ही दूसरा संदूक फिर सेठ के मकान में दिखाई दे गया था। सेठ के बच्चे शाम को नौकर और नौकरानी के साथ सर्कस देखने चले गए थे। उसकी पत्नी समीता रसोई घर में थी। सेठ ड्राइंग रूम में बैठा बंबई और मद्रास की फर्मों के नाम चेक लिख रहा था, जिनसे वो शीशे का माल मंगवाया करता था। तभी सेठ को उसके एक व्यापारी दोस्त ने फ़ोन किया कि रमी की महफिल जम चुकी है और उसकी प्रतीक्षा हो रही है। सेठ ने चेक काटकर मेज की दराज में रखे और रमी खेलने चला गया। रात के 8:45 सेठ वापस आया। उसके बच्चे सर्कस देखने के बाद अभी लौटे नहीं थे। जब वो मकान में प्रविष्ट हुआ तो उसे ऐसा आभास हुआ कि घर में गहरा सन्नाटा है। उसे अपनी पत्नी की गतिविधि की कोई ध्वनि न सुनाई दी। वो कुछ ठिठका सा रह गया। उसने पत्नी को आवाज दी, समिता, समिता रानी। उत्तर में कोई आवाज न सुनाई दी। उसकी पत्नी तो पहली ही पुकार पर बोल पड़ती थी। सेठ घबरा गया। वो रसोई घर की ओर गया। उसकी पत्नी वहां भी नहीं थी। उसने बच्चों के कमरे देखे। वो कमरे भी खाली पड़े थे। बेडरूम में गया तो वहां अंधकार छाया हुआ था। दीवार पर टटोल कर उसने बत्ती जला दी। उजाला होते ही वो ठिठक कर खड़ा रह गया। बेडरूम में एक संदूक पड़ा था। बनावट वैसी ही थी जैसी सूर्य पुल के नीचे गड्ढे में पाए गए मखमली संदूक की थी। अंतर था तो केवल इतना कि जिस संदूक में मीना की लाश थी, उसका ढक्कन नहीं था। इस संदूक का ढक्कन भी था और उठा हुआ था। ढक्कन अंदर से मखमल से मढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। संदूक में से एक औरत का धड़ बाहर लटका हुआ था और उसका सिर अंदर था। टांगों पर धोती थी, मगर एक टांग आधी नंगी निकली हुई थी। औरत के पैरों में स्लीपर थे। उसके दोनों हाथ संदूक के अंदर थे। सेठ पहली ही दृष्टि में पहचान गया कि वो उसकी पत्नी समिता थी। वो घबराई हुई आवाज में पत्नी का नाम को पुकारता हुआ संदूक संदूक की ओर लपका। वो समझ गया था कि समिता अब जीवित नहीं, उसकी हत्या कर दी गई है। उसे पश्चाताप हो रहा था कि आज की रात वो क्यों अपने मित्रों के यहाँ रमी खेलने चला गया। मखमल से मढ़े हुए संदूक में से सेठ ने अपनी पत्नी को खींचकर बाहर निकाला। उसे चित्त लेटा दिया। समिता की गर्दन फूली हुई थी। उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे। लाश के चेहरे को देखकर ऐसा जान पड़ता था जैसे एक बूट की एड़ी से कुचल दिया गया हो या बुरी तरह मारा पीटा गया हो। चेहरे पर खून बहुत कम था। समिता, वो जालिम कौन था समिता? कहते हुए सेठ ने पत्नी के गाल पर हाथ रख दिया। समिता का गाल उसे बर्फ की तरह ठंडा लगा। सेठ कांतिलाल दया भाई के दिल की धड़कन तेज थी। उसके दिमाग में भिनभिनाहट हो रही थी। इस आकस्मिक आघात को सहने के लिए वो पलंग पर जा बैठा। वो सोचने लगा कि मखमल से मढ़ा हुआ ये दूसरा संदूक कहाँ से आ गया। इस प्रश्न के साथ ही उसे मेजर बलवंत का ध्यान आ गया। वो उठा और ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसने होटल रंगशाला का फ़ोन नंबर मिलाया। जब सेठ ने मेजर बलवंत के कमरे का नंबर मांगा तो वो अपने कक्ष में बैठा साथियों के साथ मखमली संदूक की ही बातें कर रहा था। मेजर ने रिसीवर उठाकर जब अपना नाम बोला तो सेठ ने कहा, मेजर साहब, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी समिता को मार डाला गया। उसकी लाश भी मखमल में मड़े संदूक में यहाँ रखी हुई है। आपकी पत्नी को मार डाला गया? मेजर को जैसे विश्वास नहीं आया। जी हाँ। लाश मखमली संदूक में रखकर कहाँ छिपाई गई थी? मेरे बेडरूम में। मैं बाहर था, रमी खेलने गया हुआ था। बच्चे नौकर नौकरानी के साथ सर्कस देखने गए हुए थे। अब वो आने ही वाले होंगे। मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? आप आइए और पता लगाइए कि मेरी पत्नी की हत्या किसने की। मैं आ रहा हूं, कहकर मेजर ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। साथियों को उसने फोन पर सुनी घटना की जानकारी दे दी। मेजर के साथी फोन पर हुई बातचीत सुनते रहे थे। वो भी स्तब्ध से रह गए। मखमल से मढ़ा हुआ एक और संदूक सेठ के नए मकान में पहुंचा दिया गया। सोनिया बोली, अब हमें डोरा की इस राय से सहमत होना पड़ेगा कि हत्यारा जानबूझकर ही सेठ के मकान में मखमल से मढ़ा हुआ संदूक रखने गया था। इसमें भी कोई गहरा भेद है। थोड़ी देर बाद वो सेठ के मकान में पहुंचे।
उन्होंने बच्चों की चीखें सुनी। सेठ कांतिलाल दया भाई की आंखें रो रो कर लाल हो रही थी। आसपास के मकानों के कुछ निवासी भी सेठ के मकान में मौजूद थे। मेजर बलवंत ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, सेठ साहब, इस भयानक घटना पर मुझे गहरा दुख हुआ। चलिए, मुझे अपने बेडरूम में ले चलिए। मेजर बलवंत के व्यक्तित्व से वहां मौजूद सब लोग बड़े प्रभावित हुए। बेडरूम में पहुंचकर मेजर ने सबसे पहले मखमल से मढ़े हुए संदूक को देख आश्चर्य से कहा, यह संदूक पहले वाले संदूक से बहुत मिलता जुलता है। इसके किनारों पर मखमल के ऊपर सुनहरी लाइनिंग है। फिर संदूक से आंख हटाकर उसने लाश को देखा। वो 10 मिनट तक लाश का बारीकी से निरीक्षण करता रहा। लाश के पास से उठते हुए मेजर बोला, सेठानी जी की गर्दन संदूक के ढक्कन में देकर दबाई गई है। इनका गला घोटने के बाद चोटें पहुंचाई गई हैं। समझ में नहीं आता कि लाश को मारने पीटने का क्या कारण हो सकता है। यह कहकर मेजर बेडरूम में पैरों के निशान खोजने लगा। कमरे में कालीन बिछा हुआ था, इस कारण उसे पैरों के निशान न मिल पाए। घर में कोई टॉर्च होगी? मेजर ने पूछा। मैं लाता हूं, स्टोर में पड़ी होगी, सेठ ने कहा और बेडरूम से निकल गया। बच्चे एक कमरे में चीख रहे थे। कुछ औरतें उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। नौकर नौकरानी गुमसुम थे। सेठ टॉर्च ले आया तो मेजर टॉर्च लेकर मकान से बाहर निकला। बरामदे में देख लेने के बाद उसने लॉन की पगडंडी को देखा। जिस टैक्सी में मेजर और उसके साथी आए थे, उसके टायरों के अलावा किसी छोटी कार के टायरों के निशान भी मौजूद थे। टायरों के वो निशान बरामदे तक जाते थे और बरामदे से फिर वापस आते थे। मेजर ने बरामदे में पहुंचकर कहा, मखमल से मढ़ा हुआ वो संदूक एक छोटी कार में लाया गया था। सेठ साहब, मैं आपसे फिर वही पुराना सवाल पूछना चाहता हूं कि मीना और राधा की लाशें आपके मकान में क्यों पहुंचाई गई थी? मीना की लाश मखमल में मढ़े संदूक में रखकर आपके ही मकान में क्यों रखवाई गई? आपकी पत्नी की हत्या करके लाश को एक और मखमली संदूक में डालकर आपके बेडरूम में रखा गया है। इसका मतलब है कि आपकी पत्नी की हत्या का मीना और राधा की हत्याओं से कोई संबंध जरूर है। मेजर साहब, मैं कुछ नहीं जानता। समिता के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। समिता के लिए मैं ही भगवान था। मेजर बोला, इंस्पेक्टर बख्तावर सिंह तो अभी बेहोश पड़े हैं। उनके पुलिस स्टेशन को फोन करके किसी दूसरे इंस्पेक्टर और उनके पुलिस दल को बुलवाइए। इस हत्या की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद मेजर को वहां रुकने की जरूरत न थी। वो अपने साथियों को लेकर होटल के कक्ष में लौट आया और उस नई घटना पर विचार विमर्श करने लगा। आखिर उसने कहा, बंधुओं, हत्या की इन घटनाओं का सूत्र खोजना हमारे कल के अभियान पर निर्भर करता है। कल तुम्हें दौलतराम को रांची से बाहर ले जाना होगा। अगले दिन सवेरे मेजर के निर्देशानुसार दौलतराम को रेलवे स्टेशन इस तरह ले जाया गया कि एक टैक्सी दौलतराम की टैक्सी के आगे थी और एक टैक्सी उसकी टैक्सी के पीछे थी। अगली टैक्सी में सुनील और मालती थे। उन्होंने रांची के स्थानीय लोगों का पहनावा पहन रखा था। सबसे पिछली टैक्सी में सुधीर, सोनिया और डोरा थे। उन्होंने भी स्थानीय वेशभूषा बना रखी थी। मालती, डोरा और सोनिया खूब बनी ठनी थी। इस पहरावे में उनके रूप को और भी निखार दिया था। मेजर ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे पटना जाने वाली गाड़ी के निचले दर्जे में यात्रा करें। गाड़ी रांची से 9:15 बजे छूटती थी, लेकिन कारणवश वो स्टेशन से पौना घंटा देर से चली। पांचों जासूस साथी दौलतराम के पास बैठे हुए थे। दौलतराम इस समय निर्भय था क्योंकि पूरे 5 जासूस उसकी रक्षा पर थे। अगले स्टेशन पर गाड़ी 10 मिनट के वास्ते रुकी। जासूस मंडली का एक चौंक उठी। उन्होंने किसी को हर एक डिब्बे के आगे ये पुकारते सुना, दौलतराम जी, दौलतराम जी, क्या इस डिब्बे में दौलतराम जी हैं? सबने डिब्बे से बाहर झांका। दौलतराम के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी थी। वो डर रहा था कि कहीं दुश्मन अपनी धमकी को सार्थक करने में सफल तो नहीं हो जाएगा। दुश्मन ने उसे लिखित धमकी भेजी थी कि अगर उसने रांची से बाहर कदम रखा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
डोरा ने जब रेल डिब्बों के आगे से गुजरते हुए फकीर शरफू शाह को देखा तो अवाक रह गई। शरफू शाह अब उन्हीं के डिब्बे के सामने चिल्ला रहा था, क्या इस डिब्बे में दौलत राम जी हैं? दौलत राम ने भी उसे पहचान लिया। रांची के क्वालिटी रेस्टोरेंट में भी यही फकीर उसे दुश्मन की चिट्ठी दे गया था। दौलत राम के शरीर में भय की ठंडी लहर उतर गई। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, हाँ, मैं बैठा हूं। शरफू शाह ने भी उसे देख लिया। उसने खिड़की के पास पहुंचकर चोगे में हाथ डाला और अंदर के कुर्ते में से एक चिट्ठी निकालकर दौलत राम को थमा दी। फिर वह सलाम करके रेलवे स्टेशन के गेट की ओर बढ़ा। मालती तेजी से उठी और डिब्बे से निकलकर फकीर के पीछे चल पड़ी। दौलत राम ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसका चेहरा मुरझा कर रह गया। सुधीर ने उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी। तुरंत उसने निर्णय सुनाते हुए कहा, आओ अब गाड़ी से उतर चलें। वो सब गाड़ी से उतर गए। उधर मालती ने फकीर को जा पकड़ा था। उसने कहा, शाह जी जरा ठहरिए। शरफू शाह रुक गया। वो मालती को ना पहचान पाया और बोला, जी फरमाइए, आपको फकीर से क्या काम है? शाह जी, आपको दौलत राम के नाम वो चिट्ठी किसने दी थी? इतने में सुनील, सुधीर, डोरा, सोनिया और दौलत राम भी आ पहुंचे। शरफू शाह ने बताया, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो चिट्ठी मुझे किसने दी थी। फकीर जब किसी को वचन दे देता है तो आखिरी दम तक उसे निभाता है। फकीर को धर्मात्मा आदमी की बात रखनी पड़ती है। जो आदमी फकीर पर दया करता है, फकीर उसका हुक्म सिर आंखों पर लेता है। सुधीर बोला, शाह जी, आपको बताना पड़ेगा कि वो चिट्ठी किसने दी थी। आप शायद ये नहीं जानते कि जब जब आपने किसी को ऐसी चिट्ठियां पहुंचाई हैं, उनका खून किया जाता रहा है और अब तक 5 खून हो चुके हैं। आप कोई भेद छिपाएंगे तो हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। जेल में आपको चरस नहीं मिलेगी और चक्की पीसनी पड़ेगी। खून की बात सुनकर शरफू शाह सोच में पड़ गया। वो बोला, अगर इन चिट्ठियों का अगर इन चिट्ठियों के साथ कत्ल की वारदातें जुड़ी हैं तो फकीर किसी का खून करना कराना नहीं चाहता। फकीर तो किसी का खून होते हुए भी नहीं देख सकता। ना कोई फकीर अपने हाथ खून में रंगता है और ना किसी को रंगने देता है। फकीर हमेशा नेकी का साथ देता है और बदी से दूर भागता है। कातिल की तो परछाई से फकीर दूर भागता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि दौलत राम जी के नाम चिट्ठी मुझे किसने दी थी, मगर यहाँ नहीं। मुझे बस से वापस रांची जाना है। सुधीर बोला, तो ठीक है, हमें भी रांची ही पहुंचना है। फकीर के साथ वे लोग बस अड्डे पहुंचे। 15 मिनट बाद बस रांची के लिए चल पड़ी। रांची वहां से 15 मील दूर था। रास्ते में फकीर चरस की सिगरेट पीता रहा और गुनगुनाता रहा। वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। मेजर के साथी उसे लेकर होटल रंगशाला में पहुंचे। मेजर वहां नहीं था। वो क्यूरेटर के बंगले में इंस्पेक्टर और क्यूरेटर की हालत देखने गया हुआ था। मेजर के साथ ही प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने अपने वास्ते चाय का ऑर्डर देने के साथ ही शरफू शाह के लिए गाड़ी चाय मंगवाई। अगला दृश्य। क्यूरेटर के बंगले में मेजर बलवंत पुलिस डॉक्टर से बात कर रहा था। क्यूरेटर और इंस्पेक्टर अभी बेसुध पड़े थे। डॉक्टर को आशा थी कि उसने जो दूसरा इंजेक्शन उन्हें लगाया था उससे वो जल्दी ही होश में आ जाएंगे। पुलिस डॉक्टर का अनुमान सही निकला। पहले इंस्पेक्टर बख्तावर सिंह होश में आया। वो स्वयं को क्यूरेटर के बंगले में पाकर हैरान रह गया। उसका चेहरा पीला पीला दिखाई दे रहा था। मेजर और पुलिस डॉक्टर को सामने पाकर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कान उतर आई। उसे अपनी सारी आप बीती याद आ गई। मेजर ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, कल आपको क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने सारी आप बीती सुना दी। ओ, तो एक बुलडॉग ने उछलकर आपकी कनपट्टी पर थप्पड़ मारा और उसके बाद आप मूर्छित हो गए? मेजर बोला, जी हाँ, एक छोटी कार में मेरा पीछा किया गया जिसमें वो बुलडॉग था। बुलडॉग का थप्पड़ खाकर मैंने ये भी महसूस किया कि किसी ने मेरी जीप के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख दिया और कार के साथ साथ मेरी जीप भी संभाले रहा। जहां तक मैं समझ पाया, मुझ पर हमला उस सूटकेस को छीनने के वास्ते किया गया जो बुल्गारियाई नौजवान का था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपकी जीप में मुझे वो सूटकेस नहीं मिला, मेजर ने कहा।
कुछ सोचकर उसने पूछा, आपने कहा कि एक बुलडॉग ने उछलकर आपकी कनपट्टी पर थप्पड़ मारा और उसके बाद आपके होश उड़ते गए। जी हाँ। पुलिस डॉक्टर बोला, मेजर साहब, आपने ठीक ही कहा था कि क्यूरेटर और इंस्पेक्टर साहब की कनपट्टी पर किसी दांतेदार चीज से प्रहार किया गया है। इसी कारण त्वचा छिल गई और विषैला पाउडर खून में घुल जाने पर ये होश गंवा बैठे। उसी विष के कारण इन्हें तेज बुखार चढ़ाया और बुखार की तेजी से ये बड़बड़ाने लगे। हैरानी की बात है कि कुत्ता अपने थप्पड़ से ऐसी हालत कैसे पैदा कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप इंस्पेक्टर साहब की आपबीती सुन ही चुके हैं। जिस बुलडॉग ने इनके कनपट्टी पर थप्पड़ मारा था, इंस्पेक्टर साहब के कथनानुसार उस कुत्ते का दाहिना पंजा दूसरे पंजे से ज्यादा मोटा था। मेरा अनुमान है कि कुत्ते के पंजे के साथ कोई दांतेदार चीज बंधी हुई थी जिसमें विषैला पाउडर टप जिसमें से विषैला पाउडर टपका। मेजर ने समझाया। ओह, ये तो आपने बड़ी अनोखी बात बताई, डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा। ठीक इसी समय क्यूरेटर की कराह सुनाई दी। कराहने की आवाज अध्ययन कक्ष से जुड़े हुए बेडरूम से आई थी। पुलिस डॉक्टर बोला, लगता है क्यूरेटर को होश आ रहा है। इतना कहकर वो अध्ययन कक्ष की ओर चल दिया। मेजर और इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। क्यूरेटर पलंग पर पड़ा था। वो कोहनियों के बल बैठने की कोशिश कर रहा था। उसने दाहिनी हथेली आंखों पर फेरी। शायद वो अभी देख पाने की शक्ति संजो रहा था। उसका रंग इस समय हल्दी की तरह पीला हो रहा था। धुंधली दृष्टि से उसने इंस्पेक्टर और मेजर को देखा। फिर एक डॉक्टर को देखकर वो जरा सा चौंका। अब वो स्पष्टता से सब कुछ सब कुछ देख सकता था। उसके मुंह से निकला, मुझे क्या हुआ था? अगले ही क्षण उसकी याददाश्त लौट आई कि वो एक भारी भरकम और सुंदर नारी की मूर्ति खोलने के बाद जोड़ चुका था कि किसी ने पीछे से उसकी कनपट्टी पर थप्पड़ मारा। उसके बाद उसके हाथ पांव सुन्न होते गए। आंखों ने देखना बंद कर दिया था। उसने अनुभव किया था जैसे वो तेज बुखार में भुनने लगा था। वो यह भी नहीं देख पाया था कि उसके ऊपर हमला किसने किया था। मेजर के पूछने पर क्यूरेटर ने सारी राम कहानी कह सुनाई। तो आपके ऊपर भी बुलडॉग ने ही हमला किया होगा। वही आपकी मेज पर से प्राचीन मूर्ति उठाकर लेकर गया। ये बताइए कि मूर्ति आपने खोलकर देखी तो आपको क्या पता लगा? मेजर ने पूछा। वो मूर्ति सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार की नर्तकी मालिनी की है। वो देवकाय नर्तकी थी और सुंदरता का सागर थी। शक्ति में भी वो अद्वितीय थी। इसी कारण उसका नाच शक्ति का स्रोत भर देता था। इतिहास में मालिनी का उल्लेख नहीं मिलता, मगर उस युग की कुछ कथाओं में जरूर आता है। मालिनी ने सम्राट को अपने वश में कर रखा था। वो बड़ी हिंसक नारी थी। जिसे वो नापसंद करती थी उसे पत्थरों से मरवा देती थी या तलवार से उसका सिर काट देने का स्वयं आदेश दिया करती थी। उसने सम्राट की राजमुद्रा अपने पास रखी हुई थी। आदेश लिखवा कर वो उस पर सम्राट की राजमुद्रा अपने हाथ से अंकित कर देती थी। मूर्ति में सम्राट समुद्रगुप्त की हीरे से बनी राजमुद्रा थी। हीरे से बनी राजमुद्रा? इंस्पेक्टर के मुंह से चकित स्वर निकला। हाँ, आप जरा ठहरिए, मैं आपको वो राजमुद्रा लाकर दिखाता हूं। कहकर क्यूरेटर बड़ी कठिनाई से पलंग पर से उतरा। वो अपने बेडरूम में पहुंचा। वहां से वो राजमुद्रा निकाल लाया। मेजर और दूसरे लोगों ने उस जगमगाती राजमुद्रा को देखा तो स्तब्ध रह गए। बड़े हीरे से बनी उस राजमुद्रा के सामने वाले हिस्से पर समुद्रगुप्त का नाम खुदा हुआ था। इंस्पेक्टर बोल उठा, सम्राट समुद्रगुप्त की राजमुद्रा और मालिनी की मूर्ति उस बुल्गेरियाई नौजवान के पास कहां से आ गई? मेजर ने उसके प्रश्न की ओर ध्यान न देते हुए कहा, अभी ये राजमुद्रा मैं अपने पास रख लेता हूं। रख लीजिए, इंस्पेक्टर ने अनुमति दे दी। मेजर ने राजमुद्रा अपनी जेब में संभाल ली। फिर उसने क्यूरेटर से पूछा, क्या आप मालिनी के बारे में कुछ और प्रकाश डाल सकते हैं? मालिनी एक मानसिक रोग की शिकार थी। उसे आभूषणों का बड़ा चाव था। हर अच्छी वस्तु पर वह ललक उठती थी। कहते हैं कि जिसे भी वह पत्थरों से मरवा देती थी या जिसका सिर कटवा देती थी, उसकी लाश पालकी में सजवा कर शमशान घाट भिजवाया करती थी। ओह,
मेजर के होंठ गोल हो गए और वो सीटी बजाने लगा। उसने इंस्पेक्टर को सेठ की पत्नी समिता की लाश और नए मखमली संदूक के बारे में सूचित कर दिया। इंस्पेक्टर हैरानी से बोला, मखमल से मढ़ा हुआ दूसरा संदूक? इसका मतलब है कि ऐसे संदूकों में भी कोई भेद भेद छिपा है? हाँ, मेजर ने कहा। मेरा विचार है कि इस भेद का कुछ कुछ पता मुझे लग गया है इंस्पेक्टर साहब। आपको दो काम करने होंगे। एक तो आपको रांची शहर के फर्नीचर की दुकानों पर जाना होगा। उनसे यह पता लगाना होगा कि किसी ने स्पेशल ऑर्डर पर मखमल से मढ़े हुए संदूक तो तैयार नहीं कराए। अगर किसी दुकान ने ऐसे संदूक तैयार किए हैं तो कितने किए हैं? और दूसरा काम? इंस्पेक्टर ने पूछा। एक भारी भरकम सुंदरी एक बुलडॉग के साथ इस शहर में कभी कभी घूमती है। आपको पता लगाना है कि वो कहाँ रहती है। मेजर की बात सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गया। काम के महत्व को समझते हुए उसने दोनों काम कर दिखाने का वचन दिया। क्यूरेटर के बंगले से निकलते हुए मेजर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, नकली रघुवर दयाल का पता लगाने की भी कोशिश कीजिएगा। मेरा अनुमान है कि डॉक्टर के वेश में उसी ने मिसेस प्रेमा के यहाँ से बुल्गेरिया युवक को मौत की नींद सुलाया और लाश तक ले उड़ा। सेठ ब्रह्मस्वरूप का भी पता लगाइए कि वो किस शहर का निवासी था और क्या कारोबार करता था। ये खोजबीन इस दृष्टि से करनी होगी कि उसका संबंध कहीं जालसाज रघुवर दयाल या भारी भरकम सुंदरी से तो नहीं था। मेजर की बातें इंस्पेक्टर ने दिमाग में बिठा ली। इसके बाद मेजर रंगशाला होटल की ओर चल दिया। अगला दृश्य। मालती, सुधीर, दौलतराम, सोनिया, डोरा, सुनील और फकीर शरफू शाह को बैठे देखकर मेजर हैरान रह गया कि वे तो रांची शहर से बाहर गए थे, तब इतनी जल्दी कैसे लौट आए? शरफू शाह को यह किस कारण पकड़ लाए? मालती ने मेजर के चेहरे पर प्रश्न सूचक भाव पढ़ लिया और उसका सारा किस्सा सुनाकर उसकी हैरानी दूर कर दी। वो चिट्ठी कहाँ है जो रेलगाड़ी में शाह जी ने दी थी? मेजर ने शरफू शाह के पास बैठते हुए कहा। डोरा ने अपना हैंडबैग खोलकर चिट्ठी निकाली और मेजर की ओर बढ़ा दी। मेजर ने चिट्ठी खोली और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, दौलतराम जी, आप मेजर के साथियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मेजर बलवंत एक अद्वितीय जासूस है। आप उसका संरक्षण पाकर स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। यह आपकी भारी भूल है। मेजर बलवंत को नीचा दिखाने वाले लोग भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। आप मेजर के साथियों के साथ रांची से बाहर जा रहे हैं। आपने हमारी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरे शब्दों में, आपने अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली है। रांची से आपको बाहर भिजवाने में मेजर के अभिप्राय को हम अच्छी तरह समझते हैं। मेजर का अनुमान था कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे और पकड़े जाएंगे। ऐसा झांसा मेजर किसी और को भले ही दे ले, हमें नहीं दे सकता। दौलतराम जी, आप मेजर या उसके साथियों पर कब तक भरोसा रख सकते हैं? हमारा हमला टल सकता है, मगर होगा अवश्य। आपने हमारी चेतावनी को ठुकराकर मौत को बुलावा भेजा है। कुशलता इसी में है कि यहीं से पलटकर रांची लौट आएं और जितने दिन रांची में रहने को कहा था रहें। अगर भविष्य में आपने हमारे हुक्म का उल्लंघन किया तो मेजर बलवंत भी आपको बचा नहीं सकता। हमारी ओर से मेजर को यह संदेश दे दीजिएगा। नागराज। मेजर ने चिट्ठी पढ़ने के बाद शरफू शाह से पूछा, शाह जी, ये चिट्ठी आपको किसने दी थी? शरफू शाह बोला, फकीर ने वचन दिया था कि चिट्ठी देने वाले के बारे में अपने होंठ बंद रखेगा। अब मुझे पता चला है कि ये चिट्ठियां खून की होली खेल रही हैं, इसलिए फकीर पहली बार अपना वचन तोड़ रहा है। ये चिट्ठी मुझे एक डील डॉल वाली खूबसूरत औरत ने दी थी जिसके पास एक बड़ा भयानक कुत्ता था। उसने मुझे चिट्ठी के साथ 50 रुपए थमाते हुए कहा था कि पटना जाने वाली गाड़ी में बैठ जाऊं और जिस स्टेशन पर भी मौका मिले दौलतराम जी को चिट्ठी पहुंचाकर लौट आऊं। उसने गाड़ी के देर से रवाना होने के बारे में मुझे बता दिया था। मैं गाड़ी चलने से 3 मिनट पहले सवार हुआ था। अगर वक्त मिलता तो मैंने रांची स्टेशन पर ही चिट्ठी पहुंचा दी होती। वो हसीना आपको मिली कहाँ? मेजर ने शाह जी से प्रश्न पूछा। हुजूर, फकीर आजाद बस्ती के चौक में बैठता है। वो औरत मुझे चिट्ठी देने वहीं पहुंची थी। रिक्शा में बैठकर आई थी। उसके साथ एक मर्द भी था जिसने काला चश्मा लगा रखा था।
मर्द के बाल मेहंदी में रंगे हुए थे। ओ, जालसाज रघुवर दयाल, मेजर के मुंह से निकला। उसने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और शरफू शाह को देकर उसे विदा कर दिया। शरफू शाह दुआएं देता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद ही इंस्पेक्टर आ गया। उसने बताया, मेजर साहब, मैं 2 बातें जानने में सफल नहीं हो पाया। फर्नीचर की सभी दुकानों पर मैं मखमली संदूकों की फोटो लेकर गया, किसी ने भी वैसा संदूक तैयार नहीं किया। मैंने उन दुकानों के कारीगरों से भी पूछताछ की, उनमें से किसी ने संदूक तैयार नहीं किया। बुलडॉग के साथ घूमने वाली औरत को कुछ लोगों ने देखा जरूर है, मगर उनमें से कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है। आपने जो तीसरा काम बताया था, उसमें मुझे कामयाबी मिली है। सेठ ब्रह्मस्वरूप भुवनेश्वर का निवासी था। मैंने वहाँ के पुलिस विभाग से ब्रह्मस्वरूप के विषय में विस्तृत रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया है। आशा है कि कल सुबह तक उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। जालसाज रघुवर दयाल के बारे में भी दौड़ धूप की या नहीं? मेजर ने पूछा। मेरे बहुत से कर्मचारी नकली जालसाज और डील डॉल वाली सुंदरी की टोह लेने में लगे हुए हैं, इंस्पेक्टर ने बताया। मेजर ने इंस्पेक्टर के वास्ते कॉफी मंगवाई। देर तक वो मौजूदा हत्याकांड पर विचारों का आदान प्रदान करते रहे। इंस्पेक्टर जब विदा होने के वास्ते उठ ही रहा था कि एक बैरा आया और उसने कहा, मेजर साहब, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। क्या देव कुमार आए हैं? मेजर ने पूछा। नहीं, कोई और ही साहब हैं। अपना नाम उन्होंने जगदीश चंद्र आहूजा बताया है। इस नाम के किसी आदमी को मैं जानता नहीं। खैर, उन्हें अंदर भेज दो। बैरा गया और एक अजनबी को ले आया। उसे देखते ही दौलतराम चौंक पड़ा। अरे आप, क्या आप इन्हें जानते हैं? मेजर ने दौलतराम से पूछा। नहीं, ये वही है जिन्हें मैंने केशव चंद्र की हत्या के दौरान बिजली के खंभे के नीचे देखा था। तब यह रक्त रंजित रुमाल से माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बड़ी कठिनाई से बिजली के खंभे तक पहुंचे थे, दौलतराम ने बताया। कमरे में उत्सुकता और तनाव भर गया। मेजर ने आगंतुक को ध्यान से देखने के बाद कहा, बैठ जाइए आहूजा साहब। आहूजा एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, मेजर साहब, मुझे आज होश आया है। मेरे घर के लोग तो समझ बैठे थे कि मैं जीवित नहीं बचूंगा। आज होश में आया तो पता चला कि शहर में क्या क्या कौतुक हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आपके आने का भी पता चल गया। आपको क्या हो गया था कि आज होश में आए? एक बुलडॉग ने उछलकर मेरी कनपट्टी पर थप्पड़ मारा था। बुलडॉग ने? मालती चकित होकर पूछ बैठी। जी हाँ, आहूजा ने बताया। मैं मिस्टर केशव चंद्र को यह सूचित करने गया था कि रांची रेलवे स्टेशन से कुछ मील की दूरी पर जिस पटरी की मरम्मत की गई थी, वो रेलवे इंजन के दबाव से फिर बैठ गई है। मैं ओवरसियर हूँ और केशव चंद्र जी रेलवे इंजीनियर थे। जब मैं उनके बंगले में पहुंचा तो नीचे अंधेरा था और ऊपर की मंजिल में बत्ती जल रही थी। मैं केशव चंद्र जी को पुकारने ही वाला था कि एक बुलडॉग अंधेरे कमरे से निकला और उसने तान कर मेरी कनपट्टी पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाते ही मैं बौखला गया और बंगले के बरामदे से बाहर की ओर दौड़ा। बाहर आते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पैर सुन्न होते जा रहे हों। मेरी नजर धुंधलाई जा रही थी। फौरन बाद मुझे ऐसा लगा कि जोरों का बुखार चढ़ाया है। बड़ी मुश्किल से मैं बिजली के खंभे तक पहुंचा। मेरी कनपट्टी में जलन हो रही थी। मैंने रुमाल से कनपट्टी पोंछी तो मैं हैरान रह गया। मेरा रुमाल लहू से भर गया था। क्या आप हमें इतना ही सूचित करने आए हैं कि एक बुलडॉग ने आपकी कनपट्टी पर थप्पड़ मारा? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, मैं तो ये बताने आया हूं कि बुलडॉग के साथ एक औरत भी थी। होश में आने पर मुझे ऐसा शक हुआ था कि केशव चंद्र जी को उसी औरत ने कत्ल किया था। क्या वो औरत भारी भरकम, लंबी चौड़ी और सुंदर थी? सोनिया ने पूछा। मैंने तो उस औरत की एक ही झलक देखी थी। ना तो वो भारी भरकम थी और ना लंबी चौड़ी। ऊंची लंबी जरूर थी और सुंदरता में भी कम न थी। उसने साड़ी बांध रखी थी। कोई खास मोटी नहीं थी, आहूजा ने बताया। मैं उस पर केवल एक ही नजर डाल सका। मेरे होश उड़ते जा रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से सामने की इमारत के पीछे पहुंचा और गली में गिर पड़ा।
एक रिक्शा वाला उधर से गुजरा तो उसने मुझे पहचान लिया। रिक्शा में मुझे डालकर उसने घर पहुंचा दिया। घर वालों ने मुझे बताया कि रिक्शा में से जब मुझे उतारा गया तो मुझे अपनी कुछ भी सुध न थी। क्या आप विश्वास से कह सकते हैं कि वो औरत भारी भरकम नहीं थी? मेजर ने पूछा। हाँ, इतना तो मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि वो भारी भरकम नहीं थी। ये बताइए कि उसके अलावा भी आपने वहां किसी दूसरी औरत को देखा था? नहीं। इस जानकारी देने का धन्यवाद, मेजर ने कहा। नमस्ते कहकर जगदीश चंद्र आहूजा चला गया। मालती बोली, लगता है कि जगदीश चंद्र आहूजा ने जब उस भारी भरकम औरत को देखा उसके होश ठिकाने नहीं थे। कुछ भी हो, आहूजा की सूचना से इतना सिद्ध हो जाता है, केशव चंद्र की हत्या बुलडॉग की मालकिन ने ही की है। मेजर बोला, मैं काफी देर से अपने दिमाग की एक गांठ खोल रहा हूं जो खुलने में नहीं आ रही। कौन सी गांठ? सोनिया ने पूछा। मैं सोच रहा हूं कि बुल्गेरियाई युवक की हत्या करने के बाद उसे मिसेस प्रेमा के यहां से क्यों ले जाया गया? प्राण निकल जाने के बाद उस युवक की लाश वो कहीं भी छोड़ सकते थे। इंस्पेक्टर ने नया प्रश्न उठा दिया। क्या वो सचमुच बुल्गेरियाई नौजवान था? उस हालत में वो मिसेस प्रेमा के यहाँ कैसे पहुंचा? वो बड़बड़ा तो रहा था लेकिन उसकी कनपट्टी पर बुलडॉग के थप्पड़ के निशान क्यों नहीं थे? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया इंस्पेक्टर साहब। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि आपके और क्यूरेटर के साथ जो बीती थी उसका कारण बुलडॉग के थप्पड़ और विषैले पाउडर का खून में पहुंचना था। वही हालत उस बुल्गेरियाई नौजवान की क्यों हुई जबकि उसकी कनपट्टी पर वैसा कोई घाव न था? मेजर ने अपने ही प्रश्न के उत्तर में कहा, इस केस के बारे में मुझे उजाले में इस केस के बारे में मुझे उजाले की एक हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही। वो बुल्गेरियाई नौजवान भी इस कांड का बड़ा गहरा और पेचीदा रहस्य बना हुआ है। सभी इस बारे में अपनी अपनी हाँकने लगे। उसी समय वही बुल्गेरियाई युवक एक सुसज्जित कमरे में आलीशान पलंग पर पड़ा हुआ था। कमरे में मध्यम सी रोशनी हो रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खोलकर एक व्यक्ति अंदर आया। वो भारी भरकम शरीर का था। उसकी आंखों पर काला चश्मा था और बाल मेहंदी से रंगे हुए थे। उसने पलंग के पास आकर युवक की कलाई हाथ में ले ली। 1 मिनट बाद वो मुस्कुराने लगा। कमरे के बाहर हल्के कदमों की चाप सुनाई दी। इस बार एक लंबी ऊंची महिला ने प्रवेश किया। वो देखने में आकर्षक थी। उसने श्वेत गाउन में स्वयं को ढांप रखा था। गाउन मखमल का था। उसने पलंग पर पड़े नौजवान की ओर इशारा करते हुए कहा, कहो, तुम्हारे विचार में हुकूमत राय को कब तक होश आ जाएगा? आप इसका असली नाम मत लिया कीजिए। इसे बुल्गेरियाई नवयुवक समझा जा रहा है। इसे बुल्गेरियाई नौजवान समझा जा रहा है। आप इसे क्लीमेंटो के नाम से पुकारा कीजिए ताकि इसके बुल्गेरियाई होने का भ्रम बना रहे। अच्छा अच्छा, मैं इसे दूसरों के सामने क्लेमेंतो ही पुकारा करूंगी। ये तो बताओ कि इसे होश कब तक आ जाएगा? बस 5-10 मिनट तक। तुमने चिताया था कि इसे मुर्दा ही जाहिर किया जाए। हाँ, मैंने इसे टिकिया नंबर 3 देकर एक तरह से मुर्दा बना दिया था। मिसेस प्रेमा के सामने ये कह दिया था कि ये मर चुका है और पुष्टि के लिए इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। महिला ने उस पुरुष के कंधे पर थपकी देकर कहा, मैं 5-10 मिनट तक यहीं इंतजार करूंगी। तुम जाओ और सोडा विस्की भिजवा दो। ये कहकर वो मेज के आगे से निकलकर सोफे पर बैठ गई। उसने गाउन में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से सिगरेट निकालकर सुलगाया। कुछ पल बाद एक लकड़ी की ट्रे में सोडा विस्की और गिलास ले आई। कुछ पल बाद एक लड़की ट्रे में सोडा विस्की और गिलास ले आई। ट्रे उसने मेज पर रख दी। लड़की ने पूछा, क्या आपके लिए पैक बना दूं? नहीं, मैं स्वयं बना लूंगी। लड़की वापस चली गई। महिला ने गिलास में विस्की उड़ेल कर सोडा मिलाया। पहला पैग उसने एक ही सांस में पी लिया। दूसरा पैग बनाते हुए उसने हुकूमत राय की ओर देखा, जिसे भ्रम से बुल्गेरियाई युवक समझ लिया गया था। गिलास उठाकर महिला ने होठों से लगा लिया।
अब वो एकटक हुकूमत राय की ओर देख रही थी, जिसकी पलकें फड़फड़ाने लगी थी। जब वो महिला तीसरा पैक बना रही थी तो हुकूमत राय ने आंखें खोल दी। महिला ने आधा गिलास खाली करके मेज पर धर दिया और एक ही झोंक में हुकूमत राय के ऊपर जा गिरी। हुकूमत राय का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर वो उसे बेहताशा चूमने लगी। आवेश में उसका तन बदन सिहर उठा। वो मदहोश आवाज में कहने लगी, डार्लिंग, हुकूमत डार्लिंग, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए थे? मेरी प्राचीन मूर्ति तुम अपने साथ क्यों ले गए थे? तुम्हें मुझसे घृणा क्यों हो गई है? क्यों ले गए तुम मेरी प्राचीन मूर्ति? उस मूर्ति के बिना तो मैं नकारा होकर रह गई। मैं कोई नया आदेश कैसे दे सकती हूँ? हुकूमत राय ने उसके बंधन से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहा, मालिनी, मैं तुम्हारी बहुत सेवा कर चुका हूं, अब तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें मुझ जैसे की क्या कमी? मैं इस प्यार से ऊब चुका हूं। डार्लिंग, प्यार से कौन ऊब सकता है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पाया है। मेरा मन चाहता है कि इस वातावरण से कहीं दूर भाग जाऊं। हुकूमत, तुम भी विद्रोह कर रहे हो, मगर याद रखना, तुम्हारे इस असफल विद्रोह का परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। ये बताओ, प्राचीन मूर्ति की राजमुद्रा कहाँ है? महिला ने कहा, उस राजमुद्रा के बिना मेरा काम अधूरा पड़ा है। कैसी राजमुद्रा? हुकूमत राय ने आश्चर्य से पूछा। राजमुद्रा उस प्राचीन मूर्ति में थी। हमने तुम्हारा सारा सामान हथिया लिया, मूर्ति में रखी वही राजमुद्रा नहीं मिली। कहाँ रख दी है तुमने वो राजमुद्रा? मैं क्या जानूं? मुझे तो यह भी पता न था कि मूर्ति में कोई राजमुद्रा भी थी। मैं तो मूर्ति इस कारण ले गया कि वो तुम्हें बहुत पसंद थी। मैं तो तुम्हें तड़पाना चाहता था, हुकूमत राय ने कहा। ओह, तो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे। हुकूमत राय कांप उठा। वो सहमी आवाज में बोला, मालिनी, मालिनी, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तुमसे भागकर नहीं जा सकता। मैं होश में नहीं था। जब मैं यहां से भागा तो मेरा सिर फटा जा रहा था। जिस अलमारी में सिर दर्द दूर करने की टिकिया पड़ी रहती है, वहां से एक टिकिया उठाकर खा गया। जब मैं मर्सिडीज कार में भागा तो मुझे जोरों का बुखार चढ़ाया। मेरे सामने जो भी बंगला आया उसमें मैंने कार मोड़ दी। मैं नहीं जानता था कि मेरा पीछा किया जा रहा था। मालिनी, मैं सच कहता हूं कि अगर मैंने वो टिकिया न खाई होती तो मैं लौट आता। मालिनी ने एक क्षण भर उसकी ओर देखा और बोली, मैं अभी आती हूं। यह कहकर वो कमरे से निकल गई। बाहर वही मेहंदी रंगे बालों वाला खड़ा था। उसने पूछा, कुछ पता चला राजमुद्रा का? उसे कुछ भी मालूम नहीं है। मेरा अनुमान है कि राजमुद्रा उस क्यूरेटर के पास है। उसे हथियाने की कोशिश करो। इतना कहकर मालिनी एक कमरे में चली आई। कमरे के बाहर खड़ा वो व्यक्ति बड़बड़ाया, क्यूरेटर? हाँ, वही क्यूरेटर। फिर उसने चुटकी बजाकर कहा, मैं समझ गया। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। यह कहकर वो एक कमरे में चला गया। अगला दृश्य। शाम को क्यूरेटर की तबीयत कुछ खिल उठी। वो टहलने के वास्ते जाया करता था। अभी वो टहलने को निकलने ही वाला था कि नौकर ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं आपका खाना बनाकर जल्दी जाना चाहता हूं। आज हमारे मोहल्ले में कथा होगी। ठीक है, मेरा खाना रख जाना। जब भूख होगी मैं गर्म करके खा लूंगा। चाबी तुम सदर दरवाजे की चौखट पर रख जाना। मैं अब टहलने जा रहा हूं। अच्छा साहब, मैं आपका खाना बना जाऊंगा। क्यूरेटर टहलने के वास्ते निकल गया। जब वो सैर करके लौटा तो रात के 8:45 बज रहे थे। वो हैरान रह गया कि उसके बंगले का सदर दरवाजा खुला पड़ा था। बंगले में अंधेरा था, मगर एक कमरे की बत्ती जल रही थी। बत्ती उसके अध्ययन कक्ष में जल रही थी। क्यूरेटर बुदबुदाया, क्या शामू अभी तक बंगले में ही है? मगर शामू होता तो अध्ययन कक्ष में ना होता।
फिर वहां कौन है? हिम्मत करके क्यूरेटर ने भिड़ा हुआ दरवाजा खोला और गलियारे में दबे पांव आगे बढ़ा। अब उसे पता चला कि उजाला उसके अध्ययन कक्ष में नहीं बल्कि बेडरूम में हो रहा था। वहां पहुंचने के वास्ते उसे अध्ययन कक्ष में से होकर जाना था। उसने दबे पांव अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष में बेडरूम का उजाला फैला हुआ था। उसने देखा कि वहां उसकी पुस्तकों को किसी ने अस्त व्यस्त कर डाला था। मेज की सभी दराजें खुली पड़ी थी। कक्ष में कोई नहीं था। अब उसने बेडरूम की ओर कदम बढ़ाया। उसकी नजरें सबसे पहले दो लंबी और सुडौल टांगों पर पड़ी। वो टांगें किसी लड़की की थी। लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी जिसने स्कर्ट पहन रखा था। वो उसकी श्रृंगार मेज पर झुकी हुई थी। मेज की निचली दराज में से वो वस्तुएं बाहर निकाल रही थी। क्यूरेटर खांसा। उसके मुंह से निकला, आहा, कितनी सुडौल टांगे। लड़की झट से तनकर खड़ी हो गई और उसकी ओर मुड़ी। उसके दाहिने हाथ में रिवॉल्वर था। बाल सुनहरे पीले थे। बालों में नीला रिबन का फूल था। लड़की का रंग तांबाई था। आंखें बिल्लौरी और चमकीली थी। पलकें बहुत लंबी थी। वो चेहरा दिल में उतरने वाला था। क्यूरेटर के खांसने और अचानक आ जाने से वो जरा भी नहीं घबराई। उसके लाल सुर्ख होंठों पर मुस्कुराहट थी। क्यूरेटर ने निर्भीकता से पूछा, आप मेरे बंगले में क्या खोज रही हैं? लड़की ने तुनक कर पूछा, वो हीरे की राजमुद्रा कहाँ है? ओह, तो आप राजमुद्रा लेने आई हैं? वो तो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? अब वो मेजर बलवंत के पास है। जिसके राजमुद्रा मेजर बलवंत के पास कैसे पहुंच गई? लड़की ने पूछा। सुनो, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे साथियों ने ही मेरे ऊपर बुलडॉग से हमला कराया था। बुलडॉग ही प्राचीन मूर्ति उठाकर ले गया था। उस मूर्ति में से राजमुद्रा निकालकर मैंने अपने बेडरूम में छिपा दी थी। बुलडॉग के हमले के बाद मैं बेहोश पड़ा था। होश में आने पर मैंने यहाँ मेजर बलवंत को देखा। मैंने राजमुद्रा उसे दिखाई तो उससे लेकर उसने अपने पास रख ली। वो राजमुद्रा मेजर बलवंत से लेकर सुबह तक अपने पास रखना, वरना। वरना क्या? क्यूरेटर ने पूछा। तुम इस बंगले में मुर्दा पड़े होगे, लड़की ने रिवॉल्वर लहराते हुए कहा। मैं अगर वो राजमुद्रा मेजर से वापस ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? क्यूरेटर ने पूछा। ओह, तो तुम इनाम चाहते हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जानते हो किसी कुंवारे मर्द के लिए सबसे अच्छा इनाम क्या हो सकता है? क्यूरेटर ने लड़की को घूर कर देखते हुए कहा, जानता हूं। इनाम मिलता है काम करके दिखाने से। गीता लाओ और उस पर हाथ रखकर वचन दो कि तुम मेजर बलवंत से राजमुद्रा ले आओगे। कहकर लड़की ने श्रृंगार मेज पर रखे अपने हैंडबैग में रिवॉल्वर रख लिया। क्यूरेटर अध्ययन कक्ष में गया और बिखरी हुई पुस्तकों में से गीता खोज लाया। उसने गीता पर हाथ रखकर सौगंध ली कि वो मेजर से राजमुद्रा वापस ले आएगा। लड़की खिलखिलाकर हंस दी। लड़की ने अपना खुला पर्स पलंग पर रख दिया और क्यूरेटर के पास बैठ गई। पर्स में रिवॉल्वर इस तरह पड़ा था कि वो जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती थी। जैसे ही क्यूरेटर ने उस लड़की की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसने पलंग पर से अपना पर्स उठा लिया। उसका पर्स हाथ में आ गया। क्यूरेटर उसे भौचक्का होकर ताकता रह गया। लड़की ने रिवॉल्वर निकाल लिया। पलंग के सिरहाने रखा तौलिया उठाकर रिवॉल्वर पर लपेट लिया और गोली चला दी। गोली की आवाज तौलिए के कारण दबकर रह गई। क्यूरेटर के सीने पर रक्त का धब्बा उभरा और उसका सिर तिपाई झुककर तिपाई से जा टकराया। लड़की ने रिवॉल्वर पर से तौलिया उतारकर फेंक दिया और रिवॉल्वर पर्स में रख लिया। फिर वो बत्ती बुझाकर वहां से बाहर निकल गई।